हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलीज वेटनरी विजडम। आज हम आपके लिए पोल्ट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन लेकर हाजिर हुए हैं। इसका नाम है ब्रॉयलर फीड फार्मूलेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रॉयलर फीड अब काफ़ी महंगा हो गया है पहले से, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग में मार्जिन्स थोड़े से कम हो गए हैं और कई सारे फार्मर हमसे ये डिमांड भी करते हैं कि ब्रॉयलर फीड किस तरीके से बनता है ये बताया जाए। तो उसके लिए ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसके बारे में ब्रीफ में बताया गया है कि वो क्या क्या होते हैं और फिर उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दो भागों में ये प्रेजेंटेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को स्पॉन्सर किया है ज़ोफेक्ट, अ माइकोटॉक्सिन बाइंडर फ्रॉम ट्रेसबियन बायोसिन प्राइवेट लिमिटेड ने। ज़ोफेक्ट एन इनोवेटिव माइकोटॉक्सिन बाइंडर। पोल्ट्री फीड की क्या हिस्ट्री है, सबसे पहले ये देखते हैं। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं अपने लेफ़्ट में, इसमें बताया गया है कि ब्रॉयलर की ग्रोथ 35 दिन में कितनी होती है। 1960 में अगर हम देखें तो 45 ग्राम का चूज़ा 35 दिन में 700 ग्राम का होता था, लेकिन 2012 में 45 ग्राम का एक चूज़ा 35 दिन में लगभग 2 किलो का हो जाता है। तो पिछले 50 सालों में इतना फीडिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। तो ये अच्छा है या बुरा है, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट बैड, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए भी बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ये कभी भी अच्छा विचार या आइडिया नहीं हो सकता है कि ज़्यादा ग्रेन खा के 7 किलो ग्रेन खा के 2 किलो वेट को गेन करे मुर्गी 120 दिन में। बेटर ये है कि 2 या 3 किलो ग्रेन्स खाए और 40 दिन में 2 किलो का हो जाए। लेकिन कुछ लोग कंट्री बर्ड जो बैकयार्ड पोल्ट्री करते हैं, जिसे देसी मुर्गी कहा जाता है, उन्हें पालते हैं, लेकिन उनका कोई फीड एफिशिएंसी वगैरह नहीं होता है। वो बैकयार्ड में पलती हैं और वो उस बिज़नेस को वॉल्यूम में किया भी नहीं जा सकता है। तो उसमें फीड फार्मूलेशन का कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ना ही वो कोई बिज़नेस है अपने आप में। तो बेसिक यहाँ पर फोकस किस चीज़ का रहा ब्रीड डेवलपमेंट में? फीड एफिशिएंसी का, कि फीड को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाए, कम इनपुट हो और ज़्यादा आउटपुट हो। तो यही FCR फीड कन्वर्जन रेशो का भी एक प्राइम एम होता है। जो चूज़ा होता है 40 से 45 दिन ग्राम का होता है आज के जो ज़माने में, और वो लगभग 50 गुना ज़्यादा वेट गेन कर लेता है सिर्फ 40 दिनों में अगर देखा जाए तो। और ये जो भी पॉसिबल हुआ है, ये जेनेटिक सिलेक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ है। कुछ इसमें जेनेटिक सिलेक्शन का योगदान है और कुछ इसमें बैलेंस फीडिंग का योगदान है। कि बैलेंस फीडिंग, हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी फीडिंग जब कराई जाती है जेनेटिकली सेलेक्टेड बर्ड्स को, तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 1957 में 34 ग्राम का चूज़ा होता था, 2005 में 44 ग्राम का हुआ वो जेनेटिक सिलेक्शन से, फिर 28 दिन में 316 ग्राम का, और यहाँ पे लगभग 1.5 किलो का हो जाता है वो 28 दिन में। तो जो ब्रॉयलर्स आप मार्केट में देखते हैं वो बेसिकली चूज़े ही होते हैं जो कि ओवरग्रोन हो गए होते हैं। उनकी बढ़वार इतनी तेज़ होती है, ग्रोथ इतनी तेज़ होती है कि वो जल्दी से जल्दी मसल्स को बढ़ा के, बोन्स को बढ़ा के वेट गेन कर लेते हैं। तो इसके लिए फीड हमें बहुत बैलेंस फीड चाहिए होता है। तो मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पोल्ट्री फीड में, पोल्ट्री फार्मिंग में किस चीज़ की आती है फिर वो हम देखते हैं। ब्रीड्स जो ये डेवलप हुई हैं ये यूरोप और अमेरिका में डेवलप हुई हैं, और यहाँ के फार्मर्स का या कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा रोल उसके ऊपर या कंट्रोल नहीं है, सिवाय 1-2 कंपनीज़ को छोड़ के। तो बिग कंपनीज़ जो हैं वो इंटीग्रेटर्स हैं या हैचरीज़ हैं या ब्रीडर्स हैं, वो बाहर से GGPs, ग्रेट पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, और इसके कारण, और उसमें फार्मर का कोई रोल नहीं है। तो 2 मेजर कॉस्ट होती हैं। एक तो चूज़े की कॉस्ट होती है, क्योंकि चूज़ा आज के टाइम में बहुत महंगा हो गया है, पहले की तरह नहीं रहा है। लगभग 200%, 250% तक उसके कॉस्ट इंक्रीज़ हो गए हैं। दूसरा आता है फीड का कॉस्ट। तो चूज़े के कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ फीड का कॉस्ट है, उसे कम किया जा सकता है। अब क्योंकि फीड का कॉस्ट जो होता है वो 65 से 70% होता है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आप मार्जिन ले आते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पर हम एक ब्रीफ अकाउंट देंगे कि पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन कैसे होता है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि पोल्ट्री न्यूट्रिशन साइंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसमें डेली डेली नई रिसर्चेज होती रहती हैं, हो रही हैं। और जो पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट काम करता है या कोई फीड फॉर्मुलेट करता है तो वो कई सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखता है। उसके दिमाग में बायोकेमिस्ट्री होती है, फार्माकोलॉजी होती है, पैथोलॉजी के बारे में जानता है, मेडिसिन के बारे में जानता है, फिजियोलॉजी के बारे में जानता है। और न्यूट्रिशन तो फिर एक बेसिक साइंस है ही जो इन सब पिलर्स पर खड़ी हुई है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ये एक जर्नल आउटलाइन है कि किस तरीके से फ़ीड फॉर्मुलेट किया जाता है। आप अगर खुद का फ़ीड फॉर्मुलेट करते हैं, कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, या उस फ़ीड को फॉर्मुलेट करने के बाद एक बार न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर एक सलाह ले लें। वो एक्सपर्ट की सलाह लेनी हमेशा फ़ायदेमंद ही रहती है। तो यहाँ पर फ़ीड फॉर्मुलेशन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बर्ड्स की कितनी है, मतलब उन्हें कितना फीड देना चाहिए, और दूसरा कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रेजेंट हैं बर्ड में। तभी तो हम बैलेंस उसे मैचिंग कर पाएंगे और कैलकुलेट कर पाएंगे कि फीड में कितना मतलब किस चीज़ में कितना न्यूट्रिएंट है और कितना उसे मिलाना चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बर्ड्स की पता होनी चाहिए, दूसरा न्यूट्रिएंट कितना इंग्रेडिएंट्स में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो न्यूट्रिएंट की जो बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो कई सारी चीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे टाइप ऑफ बर्ड, स्टेज ऑफ ग्रोथ, या ब्रॉयलर है, लेयर है, ब्रॉयलर चिक है, लेयर चिक है, प्री लेइंग स्टेज है, ब्रॉयलर विड्रावल राशन है, या ब्रीडर है, या मतलब जो भी उसका स्टेज होगा या बर्ड का टाइप होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी का कि फीड की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। रिक्वायरमेंट ऑल्सो वेरीज़, मतलब ये कंपनी के या स्ट्रेन के अकॉर्डिंग भी बदलती रहती है। जैसे हर्बर्ड की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कॉब से ज़्यादा होती है, रॉस की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कॉब से ज़्यादा होती है ना, या कॉब की एनर्जी वैल्यूज़ हर्बर्ड से ज़्यादा रहती हैं। तो ये चीज़ें ना वेरी करती हैं और ये हमें पता होना चाहिए फीड बनाने से पहले। इसीलिए हम फीड बनाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, क्योंकि जो फीड में टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, क्रूड प्रोटीन, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तभी हम उसे ब्रॉयलर फीड में जब हम देखेंगे उसे तभी समझ पाएंगे कि ये चीज़ कितनी मिलाई जानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ये एक स्केल है एनर्जी को नापने का पोल्ट्री के फीड में। जैसे होता है ना कि आप जैसे कपड़ा लेते हैं तो उसे मीटर में नापते हैं, या पानी लेंगे तो उसे लीटर में नापेंगे। इसी तरीके से एनर्जी को किलो कैलोरीज़ या मेगा कैलोरीज़ में नापा जाता है, जो उसका स्केल होता है। तो वो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहा जाता है इस स्केल को पोल्ट्री के उसमें। तो जो हम अगर एनर्जी कह रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात हो रही है पोल्ट्री में। फिर आता है क्रूड प्रोटीन। जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है फीड में उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और वो क्रूड प्रोटीन कहलाता है। कहते हैं ना कि स्टार्टर में 23% CP है या 21%, प्री स्टार्टर में 23% CP है, स्टार्टर में 21% CP है। तो वो कहलाता है जितना भी प्रोटीन है, जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं उसमें प्रोटीन कितना था उसे सबको कैलकुलेट किया जाता है, वो सब मिला के क्रूड प्रोटीन कहलाता है। फिर आता है फेज़ फीडिंग। जो पोल्ट्री को हम फीडिंग कराते हैं वो उसके स्टेज ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग कराते हैं कि वो अपनी ग्रोथ के किस स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे फीडिंग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फीड हमने बना के रख लिया और वही खिलाते जा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी बढ़ती रहती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि फेज़ फीडिंग कर रहे हैं। जैसे प्री स्टार्टर है, फिनिशर है, विड्रॉवल है, ये अलग अलग टाइप के राशन होते हैं जो अलग अलग फेजेज़ में दिए जाते हैं ग्रोथ के। फिर लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स आते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना है और 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पोल्ट्री को चाहिए होते हैं। इसमें से 10 तो पोल्ट्री की बॉडी में बन जाते हैं, बाकी 10 बाहर से देने पड़ते हैं। वो एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, मक्का है, सोया है, या MBM है, ब्लड मील है, इनमें प्रेजेंट रहते हैं वो अमाइनो एसिड।
लेकिन 2 अमाइनो एसिड सोयाबीन और मक्का, क्योंकि मेजर इंग्रेडिएंट रहता है फीड का, उसमें कम होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। तो जो सबसे कम अमाइनो एसिड होते हैं फीड में, रिक्वायरमेंट से कम होते हैं, तो उन्हें लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहा जाता है। मेनली मिथ्योनिन और लाइसिन होते हैं, क्योंकि मक्का और सोयाबीन बेस्ड अगर फीड बनाएंगे तो उसमें मिथ्योनिन और लाइसिन की डेफिशिएंसी होती है, कम होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लिमिटिंग अमाइनो एसिड। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो मक्का होता है, मक्का में एक चीज़, एक पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूंट होता है उसका, स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो हम बता रहे थे, या हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो फीड में होती है, वो बेसिकली स्टार्च से मिलती है, जो कि मक्का के अंदर प्रेजेंट रहता है। उस स्टार्च का जो जेनेरिक नेम है, या उससे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी के। इसके बाद आते हैं माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं कि जो फीड में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे मक्का है, सोया है, स्पेशली मक्का, मक्का के अंदर कुछ फंगस ग्रो कर जाती है उसकी ग्रोइंग के टाइम, या उसे स्टोर करने के टाइम। तो वो फंगस के अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जब वो डिवाइड करती है तो कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उसके अंदर केमिकल बनते हैं। वो केमिकल माइकोटॉक्सिन कहलाते हैं, और ये पोल्ट्री की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इन्हीं केमिकल्स को बाइंड करने के लिए, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाएं, हम माइकोटॉक्सिन बाइंडर्स का यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, माइकोटॉक्सिन बाइंडर्स को, हम उन माइकोटॉक्सिन्स को बाइंड कर लेते हैं, फिर वो पोल्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाते। और कोई भी पोल्ट्री का फीड माइकोटॉक्सिन से मतलब फ्री नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते हम, कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो फ्री है। ज़्यादातर मक्का जो है वो कंटेमिनेटेड रहती है फंगस से। तो माइकोटॉक्सिन बाइंडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है एमबीएम, मीट एंड बोन मील। ये एक चीप सोर्स है क्वालिटी प्रोटीन का। क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो बैलेंस लेवल में, तो उसे क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं। तो आर्जिनिन है, ये लाइसिन है, कैल्शियम फास्फोरस का एमबीएम एक अच्छा सोर्स होता है। एमबीएम कहाँ से मिलता है, मीट एंड बोन मील कहते हैं इसे, और ये मिलता है स्लॉटर हाउसेज से, जहाँ पे मीट एक्सपोर्ट होता है ना, वहाँ पर जो इसकी कुछ वेस्टेज बचते हैं, बोन्स बचती हैं, तो उनको एक साथ प्रोसेस किया जाता है, गरम किया जाता है, उसके अंदर से फ़ैट अलग निकल के आ जाता है, वो टैलो बन जाता है। बाकी का जो बचता है कैल्शियम फास्फोरस और प्रोटीन, उसका उसे सुखा के एमबीएम बना लिया जाता है, और वो यूज़ होता है आपका पोल्ट्री फीड में। इसी तरीके से जो ब्लड, स्लॉटर हाउसेस में ब्लड का वेस्ट होता है, उससे ब्लड मील बनाया जाता है, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। उसके अंदर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो ब्लड मील को भी हम मिलाते हैं पोल्ट्री राशन में। फिर आता है स्लॉटर हाउसेस का तीसरा वेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैलो। टैलो क्या होता है कि जो फैट मतलब वेस्ट निकलता है फैट का स्लॉटर हाउसेस से, उसको अलग कर लिया जाता है, और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन के राशन में मिलाया जाता है। मैंने बताया ना कि जो जितनी मतलब ये वेस्टेज होती है, ऑफल्स होते हैं, इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, बोन्स वोन्स के साथ गर्म किया जाता है, फ़ैट को अलग कर लेते हैं, क्योंकि फ़ैट तैर के ऊपर आ जाता है गर्म होने के बाद, तो उसे अलग कर लेते हैं, तो वो टैलो बन जाता है। बाकी की चीज़ें मीट एंड बोन मील और वो सब बन जाती हैं। फिर आता है मिथ्योनिन। जैसा मैंने बताया अभी कि ये प्रोटीन का पार्ट होता है, लिमिटिंग अमाइनो एसिड है। तो ये पहला लिमिटिंग अमाइनो एसिड होता है, ये सबसे कम होता है। अगर इसे हम नहीं मिलाएंगे एक्स्ट्रा मक्का और सोया के राशन में, तो ग्रोथ नहीं हो पाती, बहुत बुरा असर पड़ता है ग्रोथ पे। तो जो हमने शुरू में देखा था ना कि वो 35 दिन में 2 किलो का हो रहा है, तो वो 2 किलो क्या, वो 800 ग्राम का भी नहीं हो पाएगा 35 दिन में, अगर हम मिथ्योनिन उसे नहीं देंगे। तो ये एक एडिशनल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे सोया और मक्का के राशन को का में पूरक के रूप में काम करता है, उसे पूरा करता है। इसी तरीके से लाइसिन सेकंड लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, और ये भी एडिशनल न्यूट्रिएंट है जो कि बाहर से मिलाया जाता है। मिथ्योनिन और लाइसिन अलग से आते हैं, कंपनियां बनाती हैं इन्हें लैब्स में और अपनी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में। फिर आता है तीसरा, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन लिमिटिंग अमाइनो एसिड तो नहीं है, ना ही ये राशन में कम होता है, लेकिन अगर आप इसे मिलाते हैं, थ्रियोनिन मिलता है मार्केट में,
लेकिन अगर आप इसे मिलाते हैं तो ये जो क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, उसे आधे से 1% तक कम कर देता है। और ये आधे से 1% का कम होना मतलब 10 किलो के बराबर होता है। ये 1% मतलब 10 किलो। अगर 1% प्रोटीन कम हो रहा है आपका थ्रेओनीन मिलाने से, लगभग 500 ग्राम थ्रेओनीन मिलाने से 10 किलो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसे नहीं मिलाएंगे तो ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर प्रोटीन पूरा है तो। फिर आता है डीसीपी एंड एलएसपी। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की सोर्सेज हैं। डीसीपी का मतलब डाइकैल्शियम फॉस्फेट और एलएसपी का मतलब लाइसिन लाइमस्टोन पाउडर। तो ये जो है आपका सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर आता है कोलिन। कोलिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये विटामिन तो नहीं है और ना ही ये एनर्जी या प्रोटीन के की श्रेणी में आता है। ये अलग ही टाइप का एक कंपोनेंट होता है जो कि जो लीवर होता है उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, वहाँ पर ये काम में आता है। ये एक्चुअली मिथाइल डोनर होता है, इसके लिए बिल्कुल एक अलग प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। मैं किसी अलग प्रेजेंटेशन में आपको कोलिन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आप इतना देख लें कि कोलिन से एसिटाइल कोलिन बनता है जिससे नर्व ट्रांसमिशंस होती हैं। और फिर ये स्ट्रक्चरल पार्ट होता है मेम्ब्रेन्स का, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं लेसिथिन वगैरह वो कोलिन से बनते हैं। फिर वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनते हैं और सेल ग्रोथ होती है। इसी वजह से अगर कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो सेल का डिवीजन, सेल की ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। बाइल बाइल बनता है फैट को डाइजेशन करने के लिए, उसमें कोलिन यूज़ होता है। बाकी फिर मिथाइल डोनर की तरह काम करता है और डीएनए बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि डीएनए नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ग्रोथ कैसे होगी। तो कोलिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसे प्रॉपरली जितना मतलब बताया जाता है उस हिसाब से मिलाना चाहिए। और कोलिन को जब हम राशन में मिलाते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट कर जाता है दूसरे विटामिन से या न्यूट्रिएंट से। फिर इसे हम बिल्कुल लास्ट में मिलाते हैं जब सब कुछ मिला चुके होते हैं। और बेटर ये रहता है कि हम पहले इसे डीओआरबी वगैरह में या ब्रान में मिक्स कर लें और फिर उस मिक्स्ड डीओआरबी और कोलिन के मिक्सचर को फीड में मिलाया जाए। फिर आता है सोडियम। आप सबको पता है कि सोडियम नमक का एक कंपोनेंट है और कितना जीने के लिए कितना ज़रूरी है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसे हमें काफ़ी नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो सोया मक्का का राशन बनाते हैं इसमें भी अनबैलेंस रहता है, तो हमें नमक को ध्यान से मिलाना पड़ता है। ज़्यादा या कम नमक हमें नहीं करना होता है, वो हम दिखाएंगे आगे कैसे से मिलाया जाता है। इसी तरीके से क्लोराइड होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है। इसे भी हमें नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर आता है विटामिन प्रीमिक्स। हर एक विटामिन की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जो कि न्यूट्रिएंट टेबल्स में दी जाती है। बहुत सारी कंपनियां विटामिन प्रीमिक्सेस बनाती हैं जिसमें से डीएसएम या वेंकीज़ के विटामिन प्रीमिक्सेस मतलब अवेलेबल हैं, मिलते हैं मार्केट में, जिसमें सारे विटामिन होते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई विटामिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो ब्रॉयलर या लेयर विटामिन प्रीमिक्स के नाम से आता है और जितनी डोज उसमें होती है उसी हिसाब से आप उसे मिला सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेस मिनरल्स। ये भी कुछ न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में जिनकी मतलब ज़रूरत होती है। आधा से 1 किलो ये मिलाया जाता है, जैसा भी जिस कंपनी का भी आप ले रहे हैं उससे परचेज़ करके मिलाते हैं और ये एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा। फिर आता है एसिडिफायर। एसिडिफायर क्या होते हैं कि ये एक तरीके के एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, क्योंकि एसिड तो लिक्विड फॉर्म में होगा लेकिन जब हम उसे बेस से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। तो वो सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं मतलब ड्राई फॉर्म में, तो वो कहलाते हैं एसिडिफायर। एसिडिफायर फीड को
में मतलब फंगस को ग्रो होने से रोकते हैं, बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ फीड एसिडिफायर्स होते हैं, कुछ गट एसिडिफायर्स होते हैं। ये आपको आपके जब परचेज़ करेंगे आप, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि गट एसिडिफायर है या फीड एसिडिफायर है। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो फीड एसिडिफायर होता है वो गट में जाके गट एसिडिफायर बन जाता है ना। लेकिन लोग ऐसे बेचते हैं, थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग भी कह सकते हैं उसे, कि मार्केटिंग भी गिमिक है, भी हो सकता है वो। गट में जाके वो गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एसिडिफाई करता है, और जो गट के बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकता है। तो गट एसिडिफायर या फीड एसिडिफायर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वो जब तक बाहर है तो फीड एसिडिफायर है, फीड को स्पॉइल होने से रोक रहा है। जब गट के अंदर चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, तो गट एसिडिफायर बन जाता है वो। फिर आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये भी एक तरीके के बैक्टीरिया हैं। मतलब बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये अच्छे टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो कि बुरे टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला इकोलाई, उन्हें पनपने से रोकते हैं। तो प्रोबायोटिक, एसिडिफायर, ये सब चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि अब एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो एजेंसीज़ हैं, फूड सेफ्टी एजेंसी, गवर्नमेंट वगैरह, वो इसे डिस्करेज कर रही हैं कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें फीड में। तो उसकी जगह एसिडिफायर, प्रोबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। हालांकि एसिडिफायर, प्रोबायोटिक के बाद भी लोग एंटीबायोटिक डाल देते हैं या यूज़ करते हैं। फिर आते हैं टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर के लिए मैंने आपको पहले बताया कि माइकोटॉक्सिन्स होते हैं फीड के अंदर। तो वो माइकोटॉक्सिन्स यूनिवर्सल हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो हमें माइकोटॉक्सिन बाइंडर डालना ही पड़ता है फीड के लिए। फिर एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम सप्लीमेंटेशन इज़ डन टू इम्प्रूव द डाइजेशन। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं नेचुरल कंडीशन में इतने एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पाती कि इतना न्यूट्रिएंट डेंस, हाईली न्यूट्रिएंट डेंस फीड को वो डाइजेस्ट कर पाएँ। और अर्ली जो ग्रोथ होती है, प्री स्टार्टर स्टेज जो होती है, उसके अंदर तो वैसे भी एंजाइम्स की थोड़ी कमी होती है, तो हमें अलग से एंजाइम्स मिलाने पड़ते हैं ताकि फ़ीड का डाइजेशन अच्छे से हो, प्रॉपर हो, और कम से कम फीड जो है वो फीसिस में कम से कम वेस्ट हो फीड का। फिर आता है फाइटेज। फाइटेज भी एक तरीके का एंजाइम है। ये उस कॉकटेल एंजाइम जो पहले अभी बताया आपको, उससे अलग होता है। और ये क्या होता है? फाइटेट कंटेंट होता है फीड के अंदर। तो ये उस फॉस्फोरस को बाइंड करके रखता है। फाइटेट फाइटेट दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी बाइंड करके रखता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स या और मिनरल्स। तो जब फाइटेज यूज़ करते हैं तो फाइटेट टूटता है, तो और फॉस्फोरस के साथ साथ और न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज़ होते हैं। एंटीकॉक्सीडियल्स कुछ ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स होती हैं जो कि कॉक्सीडिया को रोकने के लिए फीड में डाली जाती हैं, ताकि कॉक्सीडियोसिस ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए, तो उन्हें एंटीकॉक्सीडियल्स कहते हैं। फिर आता है एंटी माइकोप्लाज्मा। कुछ कभी कभी जब माइकोप्लाज्मा का प्रकोप ज़्यादा होता है फार्म्स के अंदर, तो एंटी माइकोप्लाज्मा पानी में ना देने के बजाय या इंजेक्शन ना लगाने के बजाय प्रिवेंशन के लिए फीड में मिला दिए जाते हैं। ब्रीडर में एंटी माइकोप्लाज्मा का जो फीडिंग होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रीडर या लेयर्स में। फिर एंटीबायोटिक, ये भी एक ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, आपको पता है ये, जो हार्मफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं उन्हें रोकते हैं, उनकी तादाद को कम करते हैं। तो जो फीड आप पोल्ट्री के लिए दे रहे हैं वो बैक्टीरिया नहीं यूटिलाइज़ करते, नहीं खाते, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री के लिए जाता है, उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? एंटीबायोटिक्स। फिर आते हैं इमल्सीफायर्स। इमल्सीफायर भी एक तरीके के केमिकल्स, फीड एडिटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि फ़ैट के डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और फैट को डाइजेस्ट करा के एब्ज़ॉर्ब कराने में इनकी हेल्प होती है। इसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट फीड में डाला जाता है। सोडियम का जो लेवल होता है ना, वो जब मतलब अनबैलेंस रह जाता है, ये सोडियम, क्योंकि जब हम लास्ट में देखेंगे कि सोडियम थोड़ा कम रह जाएगा राशन में,
तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा मिलाते हैं। इनका कोई भी ऐसा मानक नहीं वो नहीं है कि भाई इतना मिला दो, 2 किलो डालना है। ये राशन के ऊपर डिपेंड करता है और इस पे डिपेंड करता है कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर पहले कितना सोडियम है। कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती और कभी कभी हम उसे एक्स्ट्रा मिलाते भी हैं। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट भी सोडियम का सप्लीमेंट है। फिर आता है सॉल्ट, नमक। नमक का आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड जैसा पहले बताया था, उसे पूरा करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। अभी तक आपने देखा कि मतलब न्यूट्रिएंट फीड की क्या ज़रूरत है, कि क्यों इतना न्यूट्रिएंट डेंस फीड बनाया जाता है, क्योंकि जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं ब्रीड्स, और क्या क्या उसमें यूज़ होता है फीड में, उस टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ा। अगली प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से फीड को बनाया जाता है। कि एग्जांपल लेंगे हम स्टार्टर का, और स्टार्टर में हम उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, स्टार्टर की क्या क्या बताया गया है, कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कितनी हो, प्रोटीन कितना हो, कैल्शियम फास्फोरस कितना हो, और फीड इंग्रेडिएंट में कितना होता है, और उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये देखेंगे हम अगली प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन की मतलब सेकंड पार्ट में। तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़त्म होती है।